नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपना बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने YouTube चैनल देखिए, क्या नाम है उसका, इनोवेटर्स अड्डा। अभी नाम याद रखना, इनोवेटर्स अड्डा, क्योंकि पहले ये नाम था चौहान सर क्लासेस के नाम से, बट कुछ इशू हो रहा था बच्चों को, इस वजह से मैंने नेम चेंज कर दिया है इनोवेटर्स अड्डा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब ये टॉपिक देख के तो आपको आइडिया ही लग गया होगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट। जीपैट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। जीपैट क्या है एग्जैक्टली, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, कुछ बच्चों का सपना, सबका अपना अपना एम होता है। कोई जॉब में जाना चाहता है, कोई प्राइवेट जॉब से ही खुश है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है। तो कुछ बच्चे जो बैच के होते हैं वो जरूर डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रिपरेशन फॉर दिस जीपैट एग्जाम। ठीक है, तो इस जीपैट एग्जाम से रिलेटेड मेरे पास बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर आप बताइए कि फार्मेसी का स्कोप क्या है, वो इस पर एक वीडियो बनाइए। सर जीपैट का बताइए कि क्या है, नाइपर कैसे करेंगे, फार्मासिस्ट की एग्जाम कैसे करेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ते रहिए। ये सब जो आप क्वेश्चन क्वेरी कर रहे हो, दिस ऑल थिंग्स आर इन माई माइंड। वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें करके एक एक करके वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो को समझिए। इस बोर्ड पे आप थोड़ा सा घबरा जाते होंगे कि सर इतना लिख के क्यों ले आते हैं। देखो, लिख के इसलिए ले आता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एक रिकॉर्ड के तौर पे आपके पास रहे। ठीक है, और मेरी वीडियोस जो होती हैं उसको जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, पूरी वीडियोस को आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कभी शॉर्टकट का पक्षधर नहीं रहा हूँ, हमेशा सिस्टमेटिक वे में पहले टॉपिक लिख के लाता हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्वेरीज लेने वाला हूँ आपकी, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। दिस ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि जीपैट इतने बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तब आप बहुत समय देंगे। तो यहाँ पे अगर आप सही से समय देते हैं, इस वीडियो पे सही से चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम, आई कैन अश्योर यू। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो है, क्योंकि आपने टॉपिक देख लिया होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज आती है दिमाग में कि जीपैट है क्या, ऐसी कौन सी तोप है, कौन सी चिड़िया का नाम जीपैट है। ठीक है, और फिर जीपैट कर लेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जीपैट करके क्या झंडे गाड़ लेने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जीपैट करने के बाद हमारा क्या फायदा होने वाला है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द जीपैट। एग्जाम उसको कौन कंडक्ट करा रहा है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ का पिछले साल जा रहा है। और फिर ये क्वेश्चंस कुछ आपके मन में होंगे, सर टफ है, इजी है, तैयारी कब से करनी, कोचिंग लेना है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए सर। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द जीपैट एस्पिरेंट, और मेरे टाइम पे भी था। ठीक है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, आज यूट्यूब एक माध्यम है जिसकी वजह से मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, मैं आपसे चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते, दे कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग फीस, सो दे कैन जस्ट टेक द हेल्प फ्रॉम हियर। ठीक है, क्या सिलेबस होगा, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिस पे फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस करना चाहिए, जिस पे कम फोकस करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर छूट भी जाएंगे तो। फिर स्ट्रेटजी क्या होगी इसकी, कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, कैसे इस एग्जाम की तैयारी करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। तो ये रेड कलर में मैंने सोर्सेज भी लिख दिया होगा, बुक की सोर्सेज कौन सी हैं, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस होल लेक्चर। आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा ध्यान से आप इसको पढ़ते रहिए, आप इस मैटर पे मत जाइए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ सिस्टमेटिक वे में। उसको आप समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू थिंग्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीपैट की। देखो, इतना बड़ा एग्जाम है, थोड़ा सा समय लेके करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन स्टडी की वीडियो लंबी होती है, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। इतना बड़ा एग्जाम है, आप इसको एक वीडियो में नहीं बना सकते चीज़ें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पूरा समझाने की। जीपैट का मतलब होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको बता दूं कि जीपैट से पहले हम गेट के थ्रू देते थे। ठीक है, गेट जो आज इंजीनियरिंग वाले गेट देते हैं, उसी गेट के थ्रू हम लोग देते थे। तो यानी कि 2004-05 के आसपास जितने भी लोग थे, 7-8 वाले जितने भी लोग थे, बैच वाले थे, वो सब गेट दिए हुए हैं वो लोग। ठीक है, फिर गेट के बाद जीपैट आ गया, तो अभी फार्मेसी में जीपैट हो गया उसको। अब जीपैट का आप समझ गए कि जीपैट क्या है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मैं सीरियली बता रहा हूँ सारी चीजें। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या इससे हो जाएगा, जीपैट अगर हम निकाल लिए तो इससे क्या हमारा फायदा होने वाला, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, व्हाई शुड वी गो फॉर द क्रैकिंग ऑफ जीपैट, इतना क्रेज क्यों है जीपैट नाइपर का। ठीक है, वो सारी चीजें। सबसे पहले तो ये टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन लेने के लिए मास्टर्स में।
जब भी किसी बंदे को बैचलर्स यानी बी फार्मा के बाद व्हेन ही और शी इज गोइंग फॉर द एम फार्मा और मास्टर्स, सो डेफिनेटली ही हैज़ टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जीपैट क्वालिफाई करते हो तो आप किसके लिए एडमिशन आपको मिलता है? एम फार्मा के लिए, एमएस फॉर्म जो कि नाइपर डिग्री देता है आपको, फार्मा एमबीए के लिए मिल जाता है, यानी मास्टर्स के कोर्सेज के लिए आपको एडमिशन मिल जाता है। समझ गए? और इसी जीपैट के स्कोर से कुछ पीएचडी एडमिशन भी लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो पीएचडी में भी एडमिशन आपको मिल जाता है। तो इससे सवाल ये कि जीपैट ही निकालना क्यों जरूरी है? हम प्राइवेट कॉलेज से भी जाके, प्राइवेट कॉलेज की फीस ज़्यादा होती हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह होती नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ईच एंड एवरीबडी इज़ नॉट गोइंग टू अफोर्ड। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हमारे पास थोड़ा सा, जब हमने बी फार्मा अच्छे से पढ़ा हुआ, सारी चीज़ें की हुई हैं, थोड़ा सा एफर्ट डाल देंगे तो हमको पैसे लगाने नहीं पड़ेंगे, पैसे हमें मिलेंगे 12,400, तो हम स्कॉलरशिप भी पाने वाले हैं। अगर जीपैट हम क्वालिफाई करते हैं उसके थ्रू फिर कहीं प्राइवेट या जहाँ पे एडमिशन लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो हमें स्कॉलरशिप मिलने वाली है 12,400 पर मंथ। तो पहला क्या इसका इंपॉर्टेंस रहा कि हमें एडमिशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन, स्कॉलरशिप भी हमें मिलेगा। जो हम 1-1, 2-2 लाख रुपए फीस देते थे वो फीस से हम बच जाएंगे और पेरेंट्स कैन अफोर्ड, हम उनके ऊपर भार नहीं बनने वाले हैं, इसलिए वी कैन डू। जॉब में, आपके प्राइवेट जॉब में जब आप कहीं एकेडमिक्स में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो जीपैट की तवज्जो दी जाती है कि वेदर यू आर क्वालिफाइड जीपैट और नॉट। गवर्नमेंट जॉब में जब आप लेक्चरर या किसी भी पोस्ट की वैकेंसी भरते हो, तो फार्मेसी के जब लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है तो वहाँ रिक्वायरमेंट क्या होती है? जीपैट बंदा है कि नहीं है, ठीक है। और नॉर्मली जब आप कहीं पे लेक्चरर वगैरह के देते हो तो उसमें क्या देखते हैं? यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, सीएसआईआर क्वालिफाई किया है कि नहीं किया, वो सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद पीएचडी का एडमिशन के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर नाइपर के थ्रू आप मास्टर्स कोर्स करना चाहते हो, पीएचडी कोर्स करना चाहते हो, तो आपको यू हैव टू गिव दी जीपैट एग्जाम, यानी कि नाइपर तभी एडमिशन लेगा जब तक आपका जीपैट स्कोर कार्ड होगा। यानी कि नाइपर में एडमिशन लेने के लिए नाइपर का इंट्रेंस देना पड़ेगा, उसको क्रैक करना पड़ेगा, उसकी कट ऑफ से मतलब है। जीपैट में चाहे सबसे लास्ट रैंक ही क्यों ना आ जाए, बस आपको क्वालिफाई होना है, दिस इज द इंपॉर्टेंस। तो कितने इंपॉर्टेंस है वो आप समझ गए कि आपके करियर से रिलेटेड से लेके, एडमिशन से रिलेटेड से लेके आपको पैसे भी जीपैट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी जीपैट हमें क्यों देना है। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि जीपैट हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, करना क्यों है जीपैट, ठीक है। चलिए, 2 सवाल का जवाब आपके मिल गया, इंपॉर्टेंस। अब एक चीज और बताते हैं, इसका अब कोई भी एग्जाम होता है तो उस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होगी, कोई तो एग्जाम लेगा ना। जैसे यूपीएससी किसका एग्जाम लेती है? आईएसपीसीएस वगैरह के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए लेती है। एसएससी किसका एग्जामिनेशन लेती है? कर्मचारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उसी तरीके से ये एग्जाम कौन ले रहा है अभी? एनटीए एक एजेंसी है, इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ये पूरे इंडिया वाइड एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर शायद मेरे ख्याल से आप कंफर्म कर लेना, नोएडा में है शायद इसका, एनटीए का, ठीक है। उसके बाद इसने किसको रिप्लेस किया? एआईसीटी को, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल, यानी कि हमारे टाइम पे जब 2013-14 में हमने जब जीपैट दिया था, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहेंगे सर आप इतना ज्ञान क्यों बांट रहे हो? ज्ञान नहीं बांट रहा हूं भाई, मैं गाइड कर रहा हूं आपको एक फैकल्टी के नाते। और ये ज्ञान कहाँ से आता है? जब वो उस चीज़ को बेहतर कौन बता पाएगा? जो इस चीज़ को देखा हुआ है, जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैंने जीपैट 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, नाइपर से मैं पढ़ा ही हूँ, तो इस वजह से मैं उस एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले एआईसीटी एग्जामिनेशन लेती थी, हमारे टाइम पे एआईसीटी थी, फिर वो रिप्लेस हो गई किससे? एनटीए से। तो अभी एनटीए लेती है एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग सबका, जेई मेंस वगैरह का सबका एग्जाम ले रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें समझना होता है एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी जो एग्जाम होता है ये कितने नंबर का होता है, कितने घंटे का होता है, कितने सवाल होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 125 क्वेश्चन होता है, 500 मार्क होता है, 3 घंटे का होता है, यानी टाइम सफिशिएंट है। थोड़ा सा जीपैट के क्वेश्चन 2-3 लाइन के, कभी कभी लेंदी भी होते हैं, कभी शॉर्ट भी होते हैं, तो इसलिए लाइन आपको दिए, थोड़ा टाइम दिया जाता है। 125 क्वेश्चन, 500 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि 125 इंटू 4, यानी कि 500 नंबर है। और 500 में कितने क्वेश्चन का है? 125 क्वेश्चन का। टाइम क्या? व्हाट इज द 3 आवर्स, 180 मिनट। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि भैया इसको क्रैक करने के लिए मिनिमम, कट ऑफ का मतलब होता है कि मिनिमम कितना लाना है जिससे आप उसमें मेरिट में आ जाओ। बाकी टॉप करने के लिए तो कितना भी नंबर ला सकते हो आप, लेकिन कट ऑफ क्या है कि मिनिमम नंबर। तो कट ऑफ आप जनरली आप देख पा रहे हो, मैं आपको ज़्यादा पीछे का कट ऑफ नहीं बताऊंगा। हमारे टाइम का कट ऑफ अब आज के कट ऑफ से रिलेवेंस नहीं उसका है, तो इस वजह से हमारे टाइम पे कट ऑफ 115-20 था, अभी कट ऑफ 160 चला गया है। तो तब के समय में अब के समय में फ़र्क है, 2013-14 से लेके अब तक बहुत बदलाव हुए हैं चीज़ें, ठीक है।
तो अभी जल्दी मैंने 2 साल का पिछला देखा कि क्या कट ऑफ रहा है, तो 2019 का देखा मैंने, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 140 के करीब, 140 क्या, 140 मार्क्स, क्योंकि 500 नंबर का है, 500 में से 140 नंबर लाने हैं। और फिर उसके बाद 140 से बढ़ के ये कट ऑफ 160 163 के करीब हो गया, 163 के आसपास हो गया, पहुंच गया ये। तो प्रेजेंट 2020 का कट ऑफ जो था वो 160 से 163 के आसपास था, वो मतलब 160 के आसपास था। तो आप समझ सकते हो कि 160 मार्क्स, 160 और एक क्वेश्चन कितने मार्क का, 4, तो डिवाइडेड बाई 4 कर दो, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको करने हैं कम से कम। और कितने क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन। आप समझ सकते हो 125 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन लाने हैं, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। अब आपको डिसाइड करना है कि ये एग्जाम कितना आसान है, टिपिकल है, इट्स अप टू यू, ठीक। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, अगर आसान होता तो सब लोग नहीं क्वालिफाई हो जाते, फिर कुछ सेलेक्टेड लोग क्यों होते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 140 से 160 मार्क्स लाने हैं आपको। कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के करीब आपको लाने हैं, जो प्रेजेंट टाइम है उसके बात को ध्यान में रखते हुए रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो 125 में से क्या हम 40 क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये अपने आप में सवाल है, और यही डिफाइन कर देता कि इजी है कि टफ है। उसके बाद एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन सी बुक है, सोर्सेज, कहां से बुक से पढ़ सकते हैं, कहां यूट्यूब से हेल्प लग सकते हैं, कहां से नेट से हेल्प ले सकते हैं, तो सारी चीजें हैं। मैं आपको यूट्यूब पे कहां से पढ़ा रहा हूं, बुक से पढ़ा रहा हूं, नेट रिसोर्सेज से पढ़ा रहा हूं, रिसर्च आर्टिकल से पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जो मैंने जीपैट का नाइपर्स नोट्स तैयार किया तो वो भी कुछ नोट्स इन्वॉल्व कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। एग्जाम की सही स्ट्रेटेजी क्या होगी, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं एक वीडियो डालने वाला हूं, हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। उस वीडियो में आप देखना, उस वीडियो को पूरा देखना, उस वीडियो को डालने वाला हूं तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जीपैट का देखोगे तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक। सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में आपके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या टफ है, इजी है, क्या है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जीपैट क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, पैटर्न क्या इसका है, और कितने क्वेश्चन लाने हैं सिलेक्शन के लिए, हाउ मच क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। 40 क्वेश्चन है यार, इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन इजली क्रैक, ठीक है। कट ऑफ आपको समझ में आना चाहिए ताकि आइडिया लग जाए, कट ऑफ से आइडिया लगेगा कि कितने पे सिलेक्शन हो रहा है और कितना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, देयर इज निगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर 4 नंबर का है तो 1 नंबर आपका जाएगा, 1/4 है। अगर 4 सवाल सही करते हो, अगर गलत एक कर देते हो तो 1 सवाल आपका गलत हो जाएगा, तो 1/4 है आपका, समझ गए, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। तो यानी कि 4 नंबर का सही सवाल है तो 1 नंबर जो उस पर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग भी अगर गलत करते हो आप तो, ठीक। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। चलिए, इंपॉर्टेंट समझ में आ गई कि जीपैट क्यों करना। बहुत लोग जिद होते हैं कि यार जीपैट करना, बिना समझे कि जीपैट क्यों करना है। भाई जीपैट का मकसद होगा ना, अगर यही मकसद है तब आप जीपैट करो, जबरदस्ती का हमेशा जीपैट क्यों देना आपको। लेकिन जीपैट आप देते हो तो इसका फायदा आपको कहीं ना कहीं थ्रू आउट द लाइफ मिलता है। तो आई वुड रिकमेंड कि जीपैट आप जरूर दो, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक बार अवेयर होते हो उस चीज से, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। आखिर कैसे क्रैक होगा एग्जाम, क्रैक कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम होगा कैसे क्रैक। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस चीज को। अब मैंने आपको बताया कि जब 500 नंबर है उसमें से 160 से 165 नंबर कट ऑफ जा रहा है, यानी कि 40 से 42 क्वेश्चन, और 42 क्वेश्चन का मतलब 125 में से 42 क्वेश्चन करना हमको। तो एक चीज तो आपको यही क्लियर कट हो गई होगी कि हमें सवाल 125 में से 125 नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, यानी एक मार्किंग हमें डिसाइड करनी चाहिए। जैसे हमने डिसाइड किया कि मैं अटेम्प्ट करके आने वाला हूं 90 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन में से मेरे 40-45 सही हो जाने वाले हैं। तो एक मार्किंग आपको बनानी होती। कभी भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नेवर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन केस ऑफ निगेटिव मार्किंग, जब आपकी निगेटिव मार्किंग हो। हालांकि जब निगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें डिपेंड करता है कितनी निगेटिव मार्किंग, उसमें एक टेक्निक होती है एलिमिनेशन टेक्निक। तो 1/3 है, 1/4 है, तब एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छी काम करती है। लेकिन 1/2 या जब हो जाती है ना, तब दिक्कत थोड़ा सा होने लगता है। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताया है, मैंने वो बताया कि अभी वो वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, आपको दिख जाएगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हो सकता है वो वीडियो पहले आ जाए, हो सकता है इसके बाद आ जाए वो वीडियो, तो परेशान मत होइएगा, देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा जरूर। तो सबसे पहले बेसिक शुरुआत मैंने जो बोला कि सिलेबस से करनी होती है। सबसे पहले जीपैट का सिलेबस आप उठाओ। तो जब सिलेबस उठाओगे
तो आपको पता लगेगा कि उसमें फार्माकोलॉजी पूछा जा रहा है, जूरिस्प्रूडेंस पूछा जा रहा है, सूटिक्स पूछा जा रहा है, कोग्नोसी पूछा जा रहा है, एनालिसिस पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और उसके अलावा क्लिनिकल फार्मेसी वगैरह ये सब पूछे जा रहे हैं। तो आपको सिलेबस आइडिया लग गया। तो इससे आपको अपनी औकात लिमिट पता लगेगी कि मैं कर सकता हूं एग्जाम कि नहीं। औकात को नेगेटिव में मत लीजिए, पैसे की बात नहीं है, बात यह कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये दिल से आवाज आती है कि आप वेदर यू कैन क्रैक दिस एग्जाम और नॉट। तो सिलेबस आपने देख लिया। सिलेबस देखने के बाद मेरे भाई आप देखो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ। तो पिछले साल के क्वेश्चन अब चूंकि जो है अब एनटीए करा रही है, अब पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब अब ऑनलाइन हो रहा है, पैटर्न तो वही है सारी चीज, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो कट ऑफ भी बढ़ रहा है। तो आपको कम से कम 5-7 साल तक के क्वेश्चन निकालना चाहिए और कम से कम ये एनटीए के पिछले 2 साल के तो देखने ही चाहिए कि पिछले 2 साल में एनटीए क्या पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ पे एआईसीटी पहले ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अलग थी, तो इनका अलग माइंड सेटअप था कि ये क्या क्या क्वेश्चन लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन अभी एजेंसी चेंज हो चुकी है तो इनका अलग पेपर का माइंड सेटअप रहता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर देना है। तो एनटीए का देखो यहाँ से कट ऑफ बढ़ा हुआ है क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि पिछले 2-3 साल के, क्योंकि एनटीए 2018 से एग्जाम करा रहा है आपका, तो 2018 का मैंने वेबसाइट पे चेक किया अभी, तो 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, 19-20 का डाउनलोड्स ऑप्शन जाना है एनटीए की वेबसाइट पे और वहां से जीपैट एग्जाम को सेलेक्ट करना और पेपर डाउनलोड कर लेना पिछले साल का। ठीक है, तो 2 साल का पेपर मिल जाएगा और देखो उसको, एनालाइज करो प्रीवियस ईयर को। तो जब आप एनालाइज करोगे ना तो आपको उससे पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो जब आप एनालाइज करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि फार्माकोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, सूटिक्स, कोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये 6 सब्जेक्ट भर भर के पूछे जा रहे हैं। और ये जो मैंने अरेंज किया ऑर्डर वो इसी बेसिस पे किया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वेटेज कितना है इनका इस एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इनको दरकिनार कर देना है। मेरा कहने का मतलब कि स्मार्ट स्ट्रेटजी यही कहती है कि उस सिलेबस को पहले पढ़ो जहां से ज्यादा नंबर आ रहे हैं और जिसको ज्यादा कवर करना हमें, उसके बाद टाइम मिले तो इन सबको कवर कर दो। यानी कि अगर ये छूट भी जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकवा देंगे ये। ठीक है, आप कर लोगे। अगर इस पे ये आपका पोर्शन बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर इसको आप करके जाते हो तो आपको एडवांटेज मिलता है, आपकी रैंक अच्छी होती है। ठीक है, चलो वो सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे। तो सिलेबस जब प्रीवियस देख लिया हमने, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा, तो उससे क्या हमें डिसीजन लिया, ये जो मैंने लिखा है, ये ज्ञान जो बांटा हुआ है आपसे, वो कैसे किया, मैंने एनालाइज किया। तो उस एनालिसिस में निकल के आया कि ये सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है और उस सब्जेक्ट में ये जो नीले नीले कलर में मैंने लिख रखा है कि क्या क्या टॉपिक्स पूछ रहा है। यानी उस सब्जेक्ट को पूरा लेकर रट्टा नहीं मारना है, इन चीज पर फोकस करना है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तरह टारगेट पर हिट करना है कि जहां काम है वहीं हिट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि अब मेरा सिलेबस क्या है, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब आपके ऊपर है, चाहे आप कोलॉजी उठा लो, चाहे जूरिस्प्रूडेंस उठा लो। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ने के लिए बेसिक्स हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है जीपैट का जो सिलेबस है, ये पूरा बी फार्मा का सिलेबस है। यही फार्मासिस्ट में पूछ रहा है, यही डीआई में पूछ रहा है, यही नाइपर में पूछ रहा है। तो आप बेसिक पढ़ो भाई। बेसिक जब पढ़ोगे ना तो आप क्या करोगे कि सारे एग्जाम में दे लोगे। आप फार्मासिस्ट के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, डीआई के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार आपने पढ़ लिया जीपैट, उसके लिए वो जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाला है। तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये जो टॉपिक जो भी मैं जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहा हूं, आपको सूटिक्स पढ़ा रहा हूं, कोलॉजी पढ़ा रहा हूं, क्यों मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये पूछ रहा है और उसके अलावा जीपैट में भी सबसे मेन सब्जेक्ट है ये। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या ये जो आप पढ़ा रहे हो क्या इस लेवल का है? बिल्कुल, बहुत बेहतर लेवल का क्वालिटी मैं दे रहा हूं। बिल्कुल आपको कंटेंट में बिल्कुल दम है, क्वालिटी है। आप उस कंटेंट को पढ़ के कोई भी फार्मेसी एग्जाम इंडिया को क्वालिफाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपको रखनी है कि लिमिटेड सोर्सेज। आपको क्या करना है, फिर पढ़ने के लिए आपको सोर्स तय करना पड़ेगा। यानी कि नेट से ये चीज पढ़ूंगा, ये कौन सी बुक से पढ़ूंगा, यूट्यूब से कितना पढ़ना है, सोर्स। और सोर्स को लिमिटेड रखना है। ऐसा नहीं कि कोलॉजी के लिए दुनिया भर की किताबें लेके बैठ गए, केडी त्रिपाठी भी लेके बैठ गए, लिपिन स्कॉट भी बैठ गए, गुडमैन एंड गिलमैन, अरे भाई बहुत तगड़ी बुक है वो पढ़। नो, व्हाट यू कैन डील, आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो ये आपको देखना है। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको क्या करना है, जब पढ़ोगे तो कोशिश करो, देखो प्रैक्टिस 2 तरीके से हो सकती है। सारा सिलेबस एक बार पूरा खत्म होगा तब आप प्रैक्टिस करो, या फिर क्या है कि एक टॉपिक आज ने पढ़ा, आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रखा हुआ, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखो और लगाओ उसको जरा कि लग रहा है नहीं लग रहा है और उसमें क्या क्या टॉपिक छूट रहा है। तो जो टॉपिक जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो जब छूट रहा होगा तो आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक में ये चीज और ऐड कर लेना चाहिए। तो जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया उस टॉपिक को वहां ऐड कर लोगे तो आपके पूरे नोट्स कंप्लीट बन जाएंगे। तो यू आर गोइंग टू अपग्रेड योर नोट्स। ठीक,
और एमसीक्यूज पूरे प्रैक्टिस करने हैं आपको। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, चाहे वो किताब में दिए हो चाहे टेस्ट सीरीज जैसे भी है, इसको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद फिर एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन ले लो। तो ये पूरी आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, दिस यू हैव टू फॉलो। चलो, लेकिन अब मेन सवाल आता है कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट फोकस करना है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, स्मार्ट स्ट्रेटजी वही होती है 125 में से 125 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं कोई भी। अब सोचो कि टॉपर के नंबर कितने आते हैं, 250-300 नंबर के करीब आते हैं, 50% आते हैं नंबर टॉपर के। उसके जब टॉपर के नहीं आते तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? जब आपका यही 160-70 में सिलेक्शन हो जा रहा है और 200-250 के करीब नंबर ला रहे हो, तो आपकी अंडर 100 में रैंक आ जा रही है, तो आपको इतना परेशान होने की क्यों जरूरत है? तो मेरा कहने का मतलब है कि 125 क्वेश्चन में आप डिसाइड करो कि इतने क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन करूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे जाके 40 से 50 या 60 क्वेश्चन तक आके रुक जाएगा गलत होने के बाद। तो ये आपको माइंड सेटअप बना के जाना एग्जाम में। और मैं अब भी कह दूं कि कितना क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करना, 40 क्वेश्चंस। 125 में से 40 नहीं कर सकते आप। तो यू बेटर डिसाइड वेदर इट इज टफ और इजी। तो एक सवाल का जो है जवाब आपको मिल गया कि टफ है कि इजी है, ठीक है, आप बेहतर डिसाइड कर सकते हो। चलो, तो अब सब्जेक्ट हम देखो, ये जो मैंने सब्जेक्ट डिसीजन लिया है ये इस बेसिस पे लिया है कि किसको वेटेज कितना मिला, किसको इंपॉर्टेंस मिला। और यही सेम पैटर्न आप फार्मासिस्ट में भी देखते हो, यही सेम पैटर्न आप जो है डीआई के एग्जाम में भी देखते हो, हर जगह देखते हो आप। यानी कि सबसे पहले आपको फार्माकोलॉजी, मैंने ये जो ऑर्डर रखा हुआ है इसी तरीके से फॉलो करो। अब जूरिस्प्रूडेंस पहले पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, सूटिक्स, कोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, 6 सब्जेक्ट। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। नो पोर्शन इज यू आर गोइंग टू जस्ट लीव इस सब्जेक्ट को। इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है, अगर इनको छोड़ दोगे तो आपका सिलेक्शन रुकता नहीं है, लेकिन अगर इन सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो तो आपकी रैंक इंप्रूव हो जाती है, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। आप जीपैट के थ्रू जितनी बढ़िया रैंक, आप अंडर 100 लाएगा तो ITBHU मिल जाता है, आपको जामिया मिलता है, आपको MD रोहतक मिलता है, आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलती है, जहां एडमिशन लेना चाहो डिप्सार मिल जाता है। जो भी इंस्टीट्यूट आप चाहते हो वहां पर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है, वहां पर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, जहां भी आप लेना चाहो। अब मैं शुरुआत करता हूं फार्माकोलॉजी। मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर दिया हुआ है पूरा, और मैं बताया कि वो कॉम्पिटिटिव लेवल का ही, आपको उसको हल्के में नहीं लेना, वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी लेके पढ़ना और आपको इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पास करना है। तो मैंने आपको फार्माकोलॉजी का जो पहला लेक्चर है और जो जूरिस्प्रूडेंस का पहला लेक्चर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर पहला लेक्चर इसका देखिए, क्योंकि उसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते कैसे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी में, क्या क्या इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है, अब सोर्स पहले बता देता हूं, पढ़ना किससे। कोलॉजी के लिए KD त्रिपाठी फॉलो कर लो। मैंने कहा लिमिटेड सोर्स रखना है, ज्यादा दुनियादारी नहीं करनी है। KD त्रिपाठी बुक आप लो, KD त्रिपाठी बुक से फॉलो करो। क्लासिफिकेशन पढ़ो, मैकेनिज्म पढ़ो, साइड इफेक्ट पढ़ो, ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ो, एंटीडोट पढ़ो, और मेन उसकी जो ड्रग है, किसी भी क्लासिफिकेशन में मेन ड्रग है उसको पढ़ो। तो कोलॉजी में इतना ही पढ़ना, पूरा KD त्रिपाठी इतनी मोती वो नहीं पढ़ना है इतनी, ठीक है। सिलेक्शन हमको लेना है, हमें PhD नहीं करना, वी वांट सिलेक्शन। तो इस टॉपिक को आप पढ़ो पूरे, उसमें जो भी टॉपिक पढ़ो उसमें क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग ऑफ चॉइस, ये। अब बुक कौन सी यहाँ रखनी है, और बाकी जितने भी सोर्सेज बना दिया इन सब सोर्सेज को, क्योंकि मैं इन सब सोर्सेज को लेके वीडियो बनाया हूं, तो अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो ना तो यू विल बी गेटिंग मच मोर बेनिफिट। आप जब किताब पढ़ते हो और मेरी वीडियोस को देखोगे ना तो आप उसको बूस्ट करोगे बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा अगर आप वीडियोस भी देखते हो तो आपको कोई घाटा नहीं है, आप वीडियोस भी देख के चले जाओ तो भी एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक। तो फार्माकोलॉजी कैसे पढ़नी है समझ में आ गई। चलो, एक सब्जेक्ट। अब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। बार बार मैं कहता हूं कि जूरिस्प्रूडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें देखो मैंने बताया होगा कैसे पढ़ना, मैं बताऊंगा वही आपको कि वीडियो जाके पहला लेक्चर जूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स तीनों का जो पहला लेक्चर है उस लेक्चर को आप जाके देखना उसमें, क्योंकि स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जो भी सब्जेक्ट का पहला लेक्चर मैं बनाया हूं यूट्यूब पे, उसमें यही मैंने बताया हुआ कि क्या स्ट्रेटजी, इस सब्जेक्ट को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जूरिस्प्रूडेंस में आप देखोगे एक्ट बहुत सारे पढ़ने होंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी एक्ट, या फिर DNC एक्ट, या फिर नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट। उसमें शेड्यूल्स पढ़ना होगा, शेड्यूल A क्या कहता है, B क्या कहता है, F क्या कहता है, फॉर्म्स कौन से फॉर्म के तहत कौन सा लाइसेंस दिया जाएगा, 25A क्या है, 25B क्या है। तो ये सारी चीजें आपको जूरिस्प्रूडेंस कोलॉजी में क्या पढ़ा, नाउ इट इज क्लियर। अब उसके बाद फार्माकोग्नोसी। देखो फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको लगता है कि बड़ा बोरिंग है सर, रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये DI से लेके और आपके इस जीपैट में से, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें ट्विस्टिंग नहीं कर सकते क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़, जो इस क्वेश्चन है उसको वही बना के भेज देंगे।
तो मैं आपको बताया कि कोलोजी जब पढ़ोगे तो केडी त्रिपाठी उसका सोर्स होगा, जो रेड कलर में लिखा हुआ ना, दीज आर द सोर्सेस। तो एनके जैन से आप पढ़ लो यहाँ जूरिस्प्रूडेंस। एनके जैन बहुत बेस्ट बुक है, मैं किसी पब्लिशर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी, आप कोई भी बुक भी ले सकते हो। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी की बुक को काटते आती है, एक फॉरेन राइटर की आती है ट्रीजा एंड इवांस। अब देखो फार्माकोग्नोसी में 3 से 4 चीजें पढ़नी है। सिंथेसिस पाथवे, जैसे आप पढ़ते हो सिक्किमिक एसिड पाथवे, एक पाथवे होता है ना मेटाबोलाइट सिंथेसिस का, ठीक, वो पाथवे पढ़ोगे, उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या, एंड में क्या बन रहा है, वो सब पढ़ोगे। केमिकल टेस्ट पढ़ोगे, ड्रैगन एल्कोलाइड्स के क्या टेस्ट होते हैं, रेजिन्स के क्या टेस्ट होते हैं, और आपके इसके क्या बोलते हैं, ये वोलेटाइल ऑयल्स के क्या टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा ड्रग के फीचर्स आपको पढ़ने होते हैं। कोई भी ड्रग पढ़ते हैं ना तो उसका नेम, फिर उसका नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है उसका है पर्टिकुलर, ठीक, सोर्स क्या है उसका। तो उसके बाद आप देखते हो उसमें फीचर्स, ट्राइकोम्स कितने हैं, स्टोमेटा कौन सा, उसमें सनकेन स्टोमेटा है कि वैक्सी स्टोमेटा है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल है कि नहीं है, बार्क है, और लीव्स कैसी हैं, ये सब फीचर्स आप पढ़ते हो। तो ये मैं आपको शेयर करूंगा एक नोट जो मैंने जीपैड में बनाया हुआ था, ताकि आप इजिली इसको अंडरस्टैंड कर सको। ट्राइकोम्स किस ड्रग में ट्राइकोम्स होते हैं, किस में नहीं होते हैं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये पढ़ना, आपको एल्कोलॉइड्स पढ़ना है, ग्लाइकोसाइड्स पढ़ना है। ये थोड़ा दिख कम रहा होगा आपको, तो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पिनॉइड्स यानी वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स, 5 टॉपिक तो आपको कोलोजी में ये इंपॉर्टेंट पढ़नी है। एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पिनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स। तो इनमें क्या पढ़ना है, कौन सी ड्रग एल्कोलॉइड है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका टेस्ट क्या है, केमिकल टेस्ट, ये ठीक है। और फिर जो ड्रग इनके अंदर, एल्कोलॉइड के अंदर कोई ड्रग है, ग्लाइकोसाइड, तो उसके अंदर फीचर्स कौन से हैं, ट्राइकोम्स क्या है, स्टोमेटा क्या है, तो ये सारी चीजें, ये जो नीले में मैंने लिखा हुआ ना, ये सब चीजें आपको ध्यान देना है कि क्या पढ़ना है इसके बाद, ठीक है। अच्छा, एक चीज मिस हो गई, फार्मास्यूटिक्स बताना भूल गया मैं, तो फार्मास्यूटिक्स के बारे में बता देता हूँ। फार्मास्यूटिक्स के लिए देखो मैंने यहाँ पे बुक कोई नहीं लिखी हुई, क्यों नहीं लिखी हुई, क्योंकि इसमें डिफरेंट टॉपिक, आप डिफरेंट बुक से, अब जैसे मान लो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है। अब इसमें अगर फार्मास्यूटिक्स में आप जाओगे तो 3-4 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी जनरल पूछा जाता है, एनडीडीएस पूछा जाता है, बायोफार्म। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एनडीडीएस की भी क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं। एनडीडीएस में क्या पूछा जाता है वो पहला लेक्चर ही मैंने पढ़ा दिया हुआ है, और वही पढ़ा रहा हूं जो इसमें सिलेबस में। देखो एनडीडीएस में लाइपोसोम्स पढ़ाऊंगा, न्यूजोम्स, रिसिल्ड्रेथोसाइट, कंट्रोल ड्रग सिस्टम या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट हो गया, बाकी ये सारी सिस्टम जो है आ जाएंगे आराम से, आप वेट करिए, सब चीजें आएंगी। यानी कि एनडीडीएस यहाँ से फार्माकोलॉजी और ये जूरिस्प्रूडेंस जो आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहा है वो भी है ना, आपके जीपैड के सेंस से भी स्टार्ट हो गया है। तो कितना बेनिफिट है आपका, ठीक। तो जनरल फार्मेसी जो पढ़ते हैं उसमें टैबलेट पढ़ते हैं, कैप्सूल पढ़ते हैं, सेमी सॉलिड्स पढ़ते हैं। जैसे उसमें टैबलेट में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का, डिसोल्यूशन कितने पे किया जाता है, कौन सा ऑपरेटर्स किया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, टैबलेट क्या होती है, उसमें कोटिंग कौन सी की जाती है, फिल्म कोटिंग किससे की जाती है, शुगर कोटिंग किससे की जाती है, और डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, फॉर्मुलेशन डिफेक्ट कौन से होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि उसका क्राउन उधड़ गया, बाहर हो गया, या फिर पील इफेक्ट हो गया, ऑरेंज पील इफेक्ट हो गया, ये सारे डिफेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको आइडिया दे रहा हूं कि सूटिक्स में, जनरल फार्मेसी में ये क्या क्या चीजें आप पढ़नी चाहिए। यानी कि अगर इतना भी जो टॉपिक लिख दिया मैंने ना, इसको भी ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो जीपैड इजिली आप क्रैक कर लोगे आराम से, ठीक है। एनडीडीएस में क्या पढ़ना आपको, लाइपोसोम्स, नियोसोम्स, रिसिल्ड्रेथोसाइट, कंट्रोल रिलीज, टारगेटेड रिलीज, ये सब। बायोफॉर्म में देखो जो है, बायोफॉर्म में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके फॉर्मूला, क्लियरेंस क्या होता है, वीडी क्या होता है, और क्लियरेंस का टी हाफ क्या होता है, तो CL इक्वल टू VD इंटू टी हाफ, ऐसे कुछ फॉर्मूला जो भी है उसको आप देखना कि CL VD और टी हाफ में क्या वो है, फॉर्मूला उसका क्या है, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछ देता है कि एक ड्रग का टी हाफ इतना है, VD इतना है, क्लियरेंस बताओ, तो ये चीजें पूछ दी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कैलकुलेशन पूछता है इस फार्मास्यूटिक्स में ना, कैलकुलेशन, आइसोटोनिसिटी की कैलकुलेशन पूछ देगा, एलिगेशन मेथड की कैलकुलेशन पूछ देगा। एलिगेशन मेथड इस तरीके का आपने पढ़ा होगा फार्मेसी में, ऐसे ऐसे हम करते थे इसको, और फिर यहाँ पे निकालते थे इसकी मेथड ऑफ एलिगेशन से क्वेश्चन दे देगा कि ये इतना % सोल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इससे इतना ml बनाना, इतना % वेट बाय वॉल्यूम, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पोर्शन। तो फार्माकोलॉजी सोर्सेज क्या है, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस के सोर्सेज क्या है, उसमें क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिक्स के सोर्सेज क्या है, किससे पढ़ना है। तो ये जो है आप, ये जो एनडीडीएस है इसको आप एनके जैन बुक है वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। बायोफॉर्म के लिए ब्रह्मांकर है, आराम से आप पढ़ सकते हो ब्रह्मांकर की बुक से। जनरल फार्मेसी आप किसी से भी बुक से भी पढ़ सकते हो, ऑल्टन से भी पढ़ सकते हो, या फिर आप रेमिंगटन से भी फॉलो कर सकते हो, किसी से भी आप जनरल फार्मेसी पढ़ सकते हो। फार्माकोग्नोसी मैंने बता दिया कि इसका सोर्स ये है, ये है।
अब एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो देखो मैंने आपको एकदम बिल्कुल शॉर्टकट कर दिया हुआ है, मैं शॉर्टकट का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन आपको पढ़ने के लिए। तो एनालिसिस तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें लोग पीएचडी कर लेते हैं बिल्कुल, उसमें तो हम फार्मा पूरा कर डालते हैं। तो हमें सब पीएचडी नहीं करना, हमें सिलेक्शन लेना है। स्मार्ट स्ट्रेटजी सेइंग वी हैव टू टेक द सिलेक्शन। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, ऐसे 3 पोर्शन पढ़ना होता है आपको। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इन सब में क्या पढ़ना होता है, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, कौन सा डिटेक्टर यूज हो रहा है, ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, कहाँ कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये सारी चीजें स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी क्या होता है, एचपीएलसी क्या होता है, एचपीएलसी में कौन सा डिटेक्टर यूज होता है, प्रेशर कितना होता है, टीएलसी में क्या क्या चीजें होता है, उसमें और सिलिका एसिडिक होता है, बेसिक होता है, कौन सा चीजें, वो सब चीजें देखी जाती है ऐसे, ठीक है। उसके अलावा और देखो सोर्सेज, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बुक है पाविया, पाविया अगर आपके उसमें हो लाइब्रेरी तो वहां से आप ले सकते हो। क्रोमेटोग्राफी रेमिंगटन से पढ़ सकते हो। ये रेमिंगटन ऐसी बुक है ना जिसमें सूटिक्स भी है, केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत दिया हुआ, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, कौन एजोल कैटेगरी का है, कौन इमिडाजोल कैटेगरी का है, तो ऐसे पूछ देता है। एसएआर, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप या स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बोलते हैं उसको, एसएआर। उसको आपको फोइज बुक से पढ़ना। फोइज थोड़ी मोटी बुक है, आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, लेकिन जब किसी भी ड्रग का जैसे डाइजेपाम का एसएआर पढ़ना है आपको, एनएसएआइड्स का पढ़ना आपको, या एंटी एपिलेप्टिक का पढ़ना आपको, तो बड़े अच्छे से दिया हुआ है एसएआर फोइज में, थोड़ी मोटी बुक है वो फोइज। सिंथेसिस के लिए आप आशुतोष कार यूज कर सकते हो या एसएन पांडे यूज कर सकते हो, जो भी आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल हो। तो ये सारे रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो। पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन, एसएआर, सिंथेसिस, ठीक। चलो ठीक है। अब ये सब्जेक्ट, ये ऐसे सब्जेक्ट है, इनके सोर्सेज बता दिए, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना, अपनी तैयारी को पूरा इसी तरीके से डायरेक्ट करना है, इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए एकदम बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट अप्रोच, आई कैन अश्योर यू। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है छोटे मोटे हैं, इनको अगर इनको नहीं भी पढ़ के जाते हो, मान लो नहीं पढ़ पाए, आपके पास समय कम है, तो आप इनको पढ़ के जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रैंक लानी है तो जाहिर सी बात है, छोड़ना नहीं होता यार, कुछ सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे तभी तो समझ में आएगा। तो यहां पे क्या है कि आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो फिर ये तो 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, इतने में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और जो जो टॉपिक बताया उसमें वो पढ़ लेना, और जो सोर्सेज बताया है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में आपको पॉजिटिव एजेंट, डायग्नोस्टिक एजेंट्स, स्टरलाइजेशन की टेक्निक क्या होती है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन से यूज होते हैं इसमें, स्टेनिंग में कौन सी डाई यूज होती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग है तो उसमें कौन सी डाई है, जिल नेल्सन स्टेनिंग या कौन सी स्टेनिंग। तो स्टरलाइजेशन में आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स और टेक्निक्स पढ़नी होती है कि अगर पॉस्चराइजेशन किया जा रहा है तो कितने पे किया जा रहा है, हॉट एयर ओवन यूज किया जा रहा है तो कितने पे किया जा रहा है, ऑटोक्लेविंग की जा रहा है तो यानी 15 psi प्रेशर पे 121 पे और 15 psi पे आप इसको कर रहे हो, ठीक है। तो ये टेम्परेचर और फिक्स होता है कि कितने पे आप कर रहे हो इसको, ऑटोक्लेविंग ही। तो टेक्निक्स का वो सारी चीजें आपको जो है बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत होती है। तो स्टेरिलाइजेशन, स्टेनिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, पॉजिटिव एजेंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक है जो है वो यू सत्यनारायण, आप देखते होंगे, बहुत अच्छी बुक है। उसमें पीसीआर टेक्निक हमें पढ़ना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। तो ये सारी चीजें हम जो उसमें पढ़ते हैं, ठीक। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन की डेफिशिएंसी क्या है, हार्मोन्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था जिसमें आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। दिस वाज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ जीपैट एग्जामिनेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया क्या है एग्जाम, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, पैटर्न क्या है उसका, कट ऑफ क्या है, और कितना लाना है हमें एग्जाम में, कितना लाएंगे तो कितना क्रैक कर सकते हैं हम उसको, हाउ मच मार्क्स यू हैव टू गेट। तो सही रणनीति यही होगी कि कैसे कैसे करना है। फिर उसके बाद जो स्ट्रेटजी मैंने बताया, ये स्ट्रेटजीज आप पहले सिलेबस देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर स्टडी, फिर लिमिटेड सोर्सेज करते हो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो। एमसीक्यूज लास्ट में प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलता, जब लगाते हो साथ साथ प्रैक्टिस करते हो ना पढ़ाई के साथ साथ, तो ज्यादा आप उसमें, तो उसमें कुछ पॉइंट छूट भी रहे होते हैं उस टॉपिक से, यानी कि उस टॉपिक पर कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए तो आपको आइडिया लग जाता है, आप उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हो। फिर ये सिलेबस थे, ये सारी चीजें, उसमें जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है उसका ये मतलब है कि ये सोर्सेज हैं और क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब चलिए लास्ट पोर्शन जो है वो हम समझते हैं कि कुछ बच्चों के बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, सर ये टफ है कि इजी है,
मैंने आपको बताया यार 40 क्वेश्चन करने हैं। क्या आप फार्मेसी देखो, अब इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। 125 क्वेश्चन है तो उसमें 30 से 35 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी लोग कर लेते हैं। सॉरी 30 से 35 नहीं, 25 से 30। 25 से, क्योंकि 40 तो आपको लाने हैं सिलेक्शन के लिए, लेकिन 25 से 30 ऐसे होते हैं कि जो सभी कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो है अगर मतलब वो थोड़ा सा भी पढ़ाई किया तो 25 से 30 क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे, लेकिन लाना में कितना 40 से 45 लाना है। तो वही 10-15 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो किसी बंदे ने कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाई हुई है, तो वो बंदा आराम से 50 क्वेश्चन के करीब और आराम से कर लेगा। यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन जो तो वो सब कर लेंगे, वो तो कर ही लेगा। और करीब 50 से 60 क्वेश्चंस अगर वो इस तरीके से पढ़ता है, पूरा सिलेबस कवर करता है, सारी चीजें, तो वो आराम से कर लेगा। अब बचे आपके 40 से 50 क्वेश्चन। वो जो 40 से 50 क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा लेवल टिपिकल होता है, जो यानी कि जो 70-75 के बाद क्वेश्चन होंगे थोड़ा लेवल टिपिकल होंगे, उसमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, थोड़ा सा एलिमिनेट करके लगाना होगा। और 100 के बाद वाले जितने क्वेश्चन होते हैं, 110 के बाद वाले क्वेश्चन, वो किसी को नहीं आते। आप भूल ही जाओ कि वो 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बने होते। तो मैं तो यही मानता हूँ कि 20-25 क्वेश्चन वो सॉल्व के लिए नहीं होते, वो किसी को आते ही नहीं। अगर आते तो पूरा पूरा नहीं बंदा अटेम्प्ट कर देता। तो कहने का मतलब आपको इतना सेट करना है कि मुझे 40 से 45 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, तो खाली आप 140-45 छोड़ के नहीं आ सकते, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। तो 80 से 90 आपको लगता है कि 70 भी 80 करोगे, 70 कर दोगे और इतने सही रुक जाएंगे, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो यानी कि 90 के आसपास क्वेश्चन अगर आप करते हो, 90 to 95 के आसपास में अगर क्वेश्चन करके आते हो और बहुत अच्छे से, मैं ये नहीं कहता कि किसी को 90 नहीं आ रहा तो जबरदस्ती क्यों 90 करोगे, 80 भी करके आ जाओ, 75 भी करके आ जाओ, लेकिन 90 रखना थोड़ा सा सेफ रहेगा। ठीक है, ताकि अब जाकर रुको तो 40-45 क्वेश्चन आपके सही हो जाए नेगेटिव के बाद भी। ठीक, सो ये सारी पूरी स्ट्रेटजी है। अब तैयारी कब से करना है? देखो, बेस्ट समय आपका 3rd ईयर है, आप 5वें सेमेस्टर से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम को, क्योंकि अभी देखो 3rd ईयर वाले हालांकि एलिजिबल नहीं होते, फाइनल ईयर में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में, दैट गाइज आर एलिजिबल फॉर सिटिंग इन दिस एग्जाम। तो तैयारी किसी चीज को क्यों करनी चाहिए? थोड़ा सा पहले से समय करना चाहिए। तो तैयारी का बेस्ट समय क्या होता है? 3rd ईयर से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अभी है आपके सिलेबस में, आप जो है जूरिस्प्रूडेंस भी है, कोलॉजी भी है, एनडीडीएस, ये जितने भी सूटिक्स के हैं पोर्शन, बायोफॉर्म है, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये सब आप पढ़ रहे हो और मैं ये चैनल पर सारी चीजें दे भी रहा हूँ। तो आप जो है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम भी काम हो रहा है और ये बात सोने पे सुहागे वाली बात हो रही है बिल्कुल एकदम। ठीक, तो 3rd ईयर से ज़्यादा अच्छी रहेगी। कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है? भाई देखो, मैं पर्सनली, मेरा मानना है, मैं किसी कोचिंग को डिमोरलाइज या किसी को नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी का फेवर कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे बोल रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील किया है। मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया था, बस ये है कि टेस्ट सीरीज एक कोचिंग से मैंने ली थी, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस का सेट नहीं थे। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस का सेट था ठीक है, नहीं तो फिर जो है आप बिल्कुल उसको कर सकते हो लेके। ठीक है, क्वेश्चंस का सेट आप ले लो। तो कोचिंग क्यों होता है? हम डायरेक्शन के लिए। तो जो कोचिंग में डायरेक्शन आपको कहाँ मिल रहा है, वो डायरेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को क्वालिफाई किया हूँ, मैं उस चीज़ को करके आया हुआ हूँ और उसके आगे की सारी चीज़ें मैं जान रहा हूँ, तभी मैं आपको इंपॉर्टेंस बता पाया हूँ। अगर मैं भी B.Pharm होता तो क्या मैं ये बता पाता चीज़ें? नहीं बता पाता, क्योंकि सीख ही नहीं पाया। मैं उस स्टेज से गुजर चुका हूँ, सारी चीज़ें जान चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोचिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो आपके लाइब्रेरी में हैं, बुक्स हैं, सारे टेक्निक्स हैं, सारी टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, यूट्यूब चैनल है, हर चीज़ है। लेकिन यह है कि डेटा बहुत ज़्यादा है, आपको अपने आप को लिमिट करना, सोर्सेज को लिमिट करना है। कूदना नहीं है कि यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया, नहीं, आपके सोर्सेज को लिमिट करना है कि KD त्रिपाठी से पढ़ना है तो ये बुक से, और दूसरी बुक से नहीं पढ़ना कुछ भी फालतू का कन्फ्यूजन हो। चैनल ये फॉलो कर रहा है तो इसको आप देखो, क्योंकि चैनल पे मैंने बहुत सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ईच एंड एवरीथिंग। तो कोचिंग मेरे ख्याल से पर्सनली मैं रिकमेंड कभी नहीं करता कि आप कोचिंग करिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, हाँ टेस्ट सीरीज वगैरह का भी ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूँ? बताया इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका स्ट्रेटजी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीज़ें बता दी। सिलेबस क्या है, कैसे करना है। नाउ यू कैन बेटर डिसाइड कि शुरुआत समझ नहीं आ रहा, शुरुआत कहाँ से करना है। अब आप डिसीजन ले पाओगे शुरुआत कहाँ से करनी है। एक सब्जेक्ट पकड़ो, स्टार्ट कर दो, हो गई शुरुआत। उसके लिए कोई वो थोड़ी ना, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी शुड अटेम्प्ट। मैंने बता दिया कि 90 क्वेश्चंस के आसपास रखो, क्योंकि 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उतना मार्जिन रख के चलो उस चीज़ को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, ये पूरा ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी पूरी हमने देख ली।
उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत फायदेमंद होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों में, ठीक है। आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे देखेंगे, उनको समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और करने के बाद जो नोटिफिकेशन जरूर दबाना होता है, बेल आइकन, क्योंकि जैसे मैं यहाँ वीडियो डालता हूँ ना तो आपके पास जाता है वो नोटिफिकेशन, तो आप उसको क्लिक करके देख लेते हो। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलता कि कब वीडियोज़ आ रही है, आपकी स्टडी डिस्टर्ब होती है। अब जब सब्सक्रिप्शन करके बेल आइकन दबाते हैं ना तो आपको नोटिफिकेशन आती है पूरी। जैसे मैंने कोई वीडियो डाला, आपने देखा कि सर ने कल एनडीएस की पहले डाली था, दूसरी आई, आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हो उसको, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग्स यू आर गोइंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। चलिए, तो इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, सारे सवालों का आपके जवाब मिल गए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, जो कमेंट वीडियो का कमेंट होगा उसमें आप बिल्कुल बताइएगा कि क्या है और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो इसी वादे के साथ कि सारी चीज़ें कंटिन्यू में चलेंगी। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन पेशेंस के साथ इसको देखिए, ठीक है। और बिल्कुल खुश रहिए, बिंदास रहिए, टेंशन नहीं लेना है, सही स्ट्रेटजी फॉलो करिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है जब मैं आपके साथ हूं तो। चलिए, थैंक यू सो मच।